वेलकम बैक डियर। सो आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का 5वां सेशन होने वाला है, राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कंजंक्शन, प्रपोजिशन और थोड़े से कुछ इनके एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय डियर, अगर अभी तक आपने पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियोस को सीक्वेंस से देखें, है ना। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, फिर ऐसे कर करके देखेंगे, तभी ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। राइट माय डियर, सो प्लीज पहले उन सेशंस को वॉच करें, उसके बाद ये सेशंस को देखें, है ना। बहुत बढ़िया। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास आता है, नेक्स्ट चीज जो आती है वो होती है हमारी बेटा कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन क्या होता है बच्चा? वर्ड्स विद जॉइंट टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहां पर लिखूं आपके सामने राम एंड श्याम, तो ये एंड क्या है बच्चा आपका यहाँ पर? ये एंड बच्चा आपका यहाँ पर एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है ना। देखो, दो शब्दों को जोड़ रहा है ना, ऐसे ही दो वाक्यों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूं कि सोहन इज ऑनेस्ट, ठीक है, एंड मोहन इज नॉट सो ऑनेस्ट। ठीक है, तो देखो ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है ना। तो देखो ये एंड क्या है यहाँ पर बच्चा? ये एंड अगेन यहाँ पर हमारा कंजंक्शन है। ठीक, तो कंजंक्शन क्या करता है बच्चा? किन्हीं दो वर्ड्स को, है ना, किन्हीं दो सेंटेंसेस को, किन्हीं दो वर्ड्स को, किन्हीं दो सेंटेंसेस को, किन्हीं दो फ्रेजेस को, है ना, सबको आपस में कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द बेसिकली कंजंक्शन कहलाते हैं। आई होप आपको इतनी बात तो समझ आ जाती है, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखना जरा, मैं ये जो आपको अभी कंजंक्शन का एक बेसिक रूल बताने वाला हूं, राइट, इससे मैं आपके एग्जाम में 3 से 4 नंबर, 3 से 4 मार्क्स, समझ रहे हो, आपके कंफर्म करवा सकता हूँ। 3 to 4 मार्क्स आपके इस एक रूल से कंफर्म हो जाते हैं, राइट। अच्छा, रुको जरा, यहाँ पर ये डांसिंग नहीं, इसकी जगह यहाँ पर आप कर लो स्टूपिड या ऑनेस्ट कर लो। चलो, ऑनेस्ट। देखो, अब इनको कंजंक्शन को ऐड करना है। इन ये हमारे पास सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये पहला है और ये हमारे सामने दूसरा है। ठीक है, और इनको एंड से जोड़ना है अपने को, किससे? एंड से कनेक्ट करना है। तो अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी कर सकते हो एक बारी, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। पर अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं, आप देखिए मेरे साथ साथ, है ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मनु इज सिंगिंग और मनु इज डांसिंग। तो ज्यादातर मैंने अगर 80-90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे लिखेंगे कि मनु इज सिंगिंग और फिर यहां पर एंड लगा के लिख देंगे डांसिंग। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, राइट। और इसमें भी ऐसे ही किया होगा बहुत सारे बच्चों ने कि मनु इज डांसिंग और फिर यहां पर किया होगा एंड लगा के ऑनेस्ट कर दिया होगा, HONEST, ऑनेस्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ना, लगभग 80-90% स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही एकदम जोड़ते हैं। तो मनु इज सिंगिंग एंड डांसिंग, ये तो एकदम बच्चा हमारे सामने सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके बाद अगर आप दूसरा सेंटेंस देखो तो मनु इज डांसिंग एंड ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ये गलत है। सर क्यों गलत है? ऊपर तो आपने एकदम सही लिखा है इसको कि मनु इज सिंगिंग एंड डांसिंग, और नीचे आपने इसको गलत कर दिया कि मनु इज डांसिंग एंड ऑनेस्ट, राइट। देखो, आपको एक बेसिक रूल याद रखना है बच्चा कि कंजंक्शन ऑलवेज, ऑलवेज दो सेम चीजों को कनेक्ट करता है। कंजंक्शन ऑलवेज दो सेम चीजों को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है। अब वो दो सेम चीजें कुछ भी हो सकती हैं। देखो, वो आपके सामने दो सेंटेंस हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो क्लॉजेस हो सकते हैं, है ना, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, दो एडवर्ब्स हो सकती हैं, दो वर्ब्स हो सकती हैं, दो नाउन हो सकती हैं, दो प्रोनाउन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, पर दो सेम चीजों को, पर अगर आप कंजंक्शन से कहेंगे कि लो बेटा ये एक एडजेक्टिव ले लो और ये प्रोनाउन ले लो, लो इनको जोड़ दो, तो ऐसा कंजंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंजंक्शन सेम चीजों को ही जोड़ेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं जोड़ पाएगा कि आप वर्ब दे दें और उससे कहेंगे लो नाउन को वर्ब से कनेक्ट करा दो, नहीं कर पाएगा। वो वर्ब को वर्ब से ही जोड़ेगा। समझ पा रहे हैं? आई होप आप मेरी बात को। वेरी गुड, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखो, ये सिंगिंग क्या था? ये सिंगिंग क्या था? देखो, V1 + ING था। ठीक है, ये डांसिंग यहां पर क्या था? देखो, V1 + ING था। ठीक है, यहां पर ये डांसिंग क्या था? देखो, V1 + ING था। पर यहां पर ये ऑनेस्ट क्या था? ये ऑनेस्ट मनु के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। ये क्या था? एडजेक्टिव था। इसलिए ये कंजंक्शन, मतलब ये जो एंड लगाया आपने, ये डांसिंग और ऑनेस्ट को कनेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। वेरी गुड। तो कंजंक्शन का एक बेसिक रूल याद रखना, इस बेसिक रूल से आपका 50% कंजंक्शन चैप्टर खत्म होता है और 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं।
आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। वेरी गुड। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पर मान लो यहाँ पर डैश लिखा है, यहाँ पर एंड लगा, यहाँ पर डैश लिखा, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैंने एडवर्ब लिखी है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता है कि अब आगे भी एडवर्ब आएगी, तो ऑप्शन में जो एडवर्ब नहीं है वो तो ऑप्शन आपके पहले ही कट गए। समझ पा रहे हो, राइट। तो अब क्या बचा, जो एडवर्ब है बस उसको उठा के फिल कर देना है आपको। समझ पा रहे हो? वाह, कितना इजी हो गया ना हमारे लिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नेक्स्ट चीज मैं आपको अगर यहाँ पे और सिखाना चाहूँ तो सीखना जरा मेरी, है ना। रुको जरा, एक तो स्लाइड ले लेने दो मेरे को, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, जस्ट अ सेकंड बस बेटा, है ना। हम्म, एक सेकंड बस। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, ओके ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा राम इज ऑनेस्ट, और फिर चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एंड मोहन, मोहन इज डांसिंग। मोहन इज डांसिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिख दिया सर आपने। सर आप बताना क्या चाह रहे हो? बच्चा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका जो ये सेंटेंस लिखा है ना, ये एकदम करेक्ट लिखा है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अभी तो आप पीछे कह रहे थे कि कंजंक्शन तो सेम चीजों को जोड़ता है, तो अब आपने तो अलग अलग कैसे जोड़ दिया, है ना। बच्चा अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ऑनेस्ट को मोहन से कनेक्ट नहीं कराया है। मैंने इस राम इज ऑनेस्ट, ये जो सेंटेंस नंबर 1 है, और ये जो मोहन इज डांसिंग, ये जो सेंटेंस नंबर 2 है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराया है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तो मैंने राम को, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख के इन दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन से ऐड किया है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया तो अभी आगे मैं इसी का नेक्स्ट पार्ट ले रहा हूं, तो आपको बहुत डिटेलिंग में समझ आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। पर आपको ये बातें तो समझ आ गई ना कि कंजंक्शन क्या करता है, ऑलवेज दो सेम चीजों को कनेक्ट करता है, ठीक है। कंजंक्शन ऑलवेज दो सेम चीजों को जोड़ेगा। जस्ट अ सेकंड, कलर चेंज कर दूं बस इसका। कंजंक्शन ऑलवेज दो सेम चीजों को जोड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर मनु सिंगिंग एंड डांसिंग, तो आप अगर सिंगिंग लिख रहे हो तो फिर उसके बाद आपको डांसिंग लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ V1 ING किया तो आपको यहाँ भी V1 ING करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको देखो एग्जांपल देके समझाया कि अगर यहाँ एडवर्ब है तो फिर आपको यहाँ भी एडवर्ब लानी पड़ेगी, है ना। पर देखो यहाँ पर डांसिंग था और यहाँ पर ऑनेस्ट था, तो ये कनेक्ट नहीं कर सकता। फिर मैंने आपको सिखाया कि कैसे दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। पर जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया उनके लिए एक ये वाला रूल है, ठीक है। इसमें मैं आपको जरा ध्यान से समझाता हूँ। अच्छा, आपने मैथ के अंदर काफी टाइम्स एक चीज करी होगी, मैथ के अंदर आपने एक चीज करी होगी, जैसे आप लिखते थे ना कि AC प्लस AB, है ना, आप ऐसा लिखते थे, राइट। तो आप ए को कॉमन ले लेते थे और सी प्लस बी को आप ब्रैकेट के अंदर कर देते थे। ऐसा करते थे कि नहीं करते थे आप? हाँ सर, बिल्कुल करते थे। तो बस यहाँ एक चीज और हो जाती है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा हो जाता है कि आप ए सी के साथ डी भी ऐड कर दो, प्लस यहाँ ए बी के साथ डी ऐड कर दो। तो आप ए को कॉमन लोगे तो सी प्लस बी यहाँ आ जाएगा और डी बाहर चला जाएगा। सर आप ये क्या समझा रहे हो? सर इंग्लिश में मैथ कहाँ से घुसेड़ देते हो, है ना। ये देखो, ये इंग्लिश के लिए देखो, मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ बच्चा, आपको जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कॉमन चीज, जो कॉमन होगा बच्चा, वो आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो आपका, मतलब जो आपका कॉमन होगा वो बाहर आ जाएगा, और जो अलग रहेगा, जो अलग रहेगा वो अंदर रहेगा। जैसे देखो यहां पर था ना कि देखो जो कॉमन था, जो कॉमन था देखो ए और डी यहाँ पर कॉमन थे तो देखो बाहर आ गए, है ना। और जो अलग थे देखो सी प्लस बी तो देखो उनको हमने अंदर रखा ब्रैकेट के, राइट। सेम यही चीज आपको कंजंक्शन में करनी है, रूल नंबर 2, कि जो चीज कॉमन है वो बाहर आएंगी, जो अलग है वो अंदर आएगी। सर क्या कह रहे हो, अपने को तो थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, देखो अभी समझ में आएगा। ये सेंटेंस पढ़ो, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन द गार्डन। देखो यहाँ पर इन द गार्डन, यहाँ पर राम इज, फिर देखो राम इज डांसिंग ब्यूटीफुली इन द गार्डन। दोनों में देखो राम इज यहाँ कॉमन, राम इज यहाँ कॉमन, इन द गार्डन यहाँ कॉमन, इन द गार्डन यहाँ कॉमन, ठीक है। तो जब आप इनको कनेक्ट करोगे तो आप कह सकते हो कि सर ये कॉमन है तो इनको बाहर रखो। तो राम इसको हमने यहाँ बाहर रखा, उसके बाद हमने सर ब्रैकेट लगाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ इन द गार्डन को बाहर कर दिया हमने, इन द गार्डन, ठीक है। इन द गार्डन को बाहर कर दिया हमने, यहाँ राम इसको बाहर किया, यहाँ इन द गार्डन को बाहर किया, क्यों? क्योंकि देखो ये कॉमन थे ना, तो कॉमन वाले बाहर कर दिए। अब बचा क्या? यहाँ बचा सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ क्या बचा? डांसिंग ब्यूटीफुली। अच्छा, अब जरा लिख दो यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिखा सिंगिंग अ सॉन्ग एंड, अब यहाँ पर एंड लगाना पड़ेगा ना आपको, एंड डांसिंग, डांसिंग ब्यूटीफुली, डांसिंग ब्यूटीफुली। अच्छा सर देखो ये अब एकदम सही लिखा हुआ है, क्यों? देखो राम इज
और सिंगिंग अ सॉन्ग एंड डांसिंग ब्यूटीफुली इन द गार्डन। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने सिंगिंग अ सॉन्ग को डांसिंग ब्यूटीफुली से कैसे जोड़ दिया, है ना? तो जरा ध्यान से देखो, V1 प्लस ing, यहाँ भी क्या है, V1 प्लस ing। ठीक है, मैंने सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली इन दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट किया है। मैंने सॉन्ग और डांसिंग को आपस में कनेक्ट नहीं किया है बच्चा। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मैंने सिंगिंग अ सॉन्ग और डांसिंग ब्यूटीफुली इन दो फ्रेजेस को आपस में कनेक्ट कराया है एंड कंजंक्शन लगा के, और ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, और जो कॉमन थे देखो, राम इज और इन द गार्डन, इनको हमने बाहर रख दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग एंड डांसिंग ब्यूटीफुली इन द गार्डन। तो दूसरा रूल क्या है कि जो चीजें कॉमन उनको बाहर रख लो, जो चीजें अलग हैं उनको अंदर रख लो। आई होप अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना? तो आप दो फ्रेजेस को जोड़ सकते हो, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हो, दो वर्ड्स को जोड़ सकते हो, दो क्लॉजेस को जोड़ सकते हो, है ना? किन्हीं भी दो सेम चीजों को आपको जोड़ना पड़ेगा। देखो जैसे सिंगिंग सॉन्ग यहाँ पर एक फ्रेज था, तो डांसिंग ब्यूटीफुली भी यहाँ पर एक फ्रेज था। ठीक है, हमने दोनों को कनेक्ट करा दिया और देखो दोनों का सेम है ना, सिंगिंग V1 प्लस ing, डांसिंग V1 प्लस ing, राइट? तो ये हमने कनेक्ट करा दिया। चलो, तो एक रूल मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन दो सेम चीजों को जोड़ता है, दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि कॉमन चीजें बाहर और अलग चीजें अंदर। ये आपके कंजंक्शन के दो रूल हो गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें चलना है प्रेपोजिशन में। ठीक है, अच्छा, प्रेपोजिशन क्या होता है बच्चा? प्रेपोजिशन आपका होता है वर्ड्स विच गिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। क्या कह रहा है? नाउन्स और प्रोनाउंस के बीच में संबंध बताने वाले शब्द प्रेपोजिशन कहलाते हैं। सर इस बात का क्या मतलब है, जरा मुझे बताओ। इस बात का मतलब है बच्चा कि सोहन, रुको जरा, SOHN, सोहन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। सोहन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। अच्छा, सोहन क्या है बच्चा आपका? सोहन तो आपका नाउन है। हाँ सर। इज क्या है सर आपकी? इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सर आपको कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर मुझे सिटिंग नाम की एक मेन वर्ब दिख रही है ना, जो कि क्या है, V1 प्लस ing यानी V4 लिखी हुई है। ओके, अंडर क्या है सर? रुको, अंडर पे आते हैं, उससे पहले ए क्या है सर? आर्टिकल है। हाँ सर। ट्री क्या है सर? ट्री अगेन नाउन है, किसी चीज का नाम है। सर ये अंडर क्या है ना? ये अंडर क्या है? क्या अंडर सिटिंग है? नहीं, है ना? अंडर सिटिंग है? नहीं। आ ट्री है अंडर? नहीं। अंडर क्या है? नीचे। नीचे कौन है? सोहन है। ये सोहन व्यक्ति की, ये सोहन नाम के व्यक्ति की ये अंडर वर्ड पोजीशन बता रहा है। क्या पोजीशन बता रहा है? कि सोहन कहां बैठा है? अंडर अ ट्री। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो सोहन और इस ट्री के बीच में पोजीशन बताने वाला वर्ड कौन सा है? ये अंडर। तो ये अंडर क्या हो गया आपका? प्रेपोजिशन हो गया। आई नो कि आपको थोड़ा सा कम समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, बहुत इजी वाला, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, राम गोज टू स्कूल। ये तो आप सबको पता है ना, ये तो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, राम गोज टू स्कूल। तो ये राम क्या है बच्चा? आपका नाउन है। ठीक है, ये गोज आपकी क्या है? मेन वर्ब लग गई यहाँ पर, राइट। स्कूल क्या है? आपकी नाउन है। ये टू क्या है? ये टू बच्चा आपका प्रेपोजिशन है। टू मतलब होता है तक। राम का स्कूल जाने तक के बीच में जो संबंध है वो कौन बता रहा है? ये टू वर्ड बता रहा है, इसलिए ये टू वर्ड प्रेपोजिशन बन जाएगा। तो राम कहां तक जा रहा है भाई साहब? राम स्कूल तक जा रहा है भाई साहब, राइट। तो ये टू पता है आपको? अब आपको थोड़ा सा तो क्लियर हो रहा होगा ना कि बचपन से हम टू क्यों ऐड कर देते थे। आज तक आपको समझ नहीं आता था कि ये राम गोज टू स्कूल क्यों, ये टू कहां से आ गया था ना, आपने आज तक सोचा। बस आपने बचपन से पढ़ा, रट्टा मारा, खत्म कर दिया, है ना। पर आज देखो आपको एक क्लैरिटी मिल रही कि ओ, एक्चुअली में ये टू एक प्रेपोजिशन होता था और ये इस राम नाम के व्यक्ति और स्कूल तक के बीच के जाने का संबंध बताता था। समझ रहे हो? ये राम और स्कूल को कनेक्ट करता था, इसलिए हमने यहाँ पर टू डाला हुआ था। जब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे टू डेस्टिनी के लिए आता है ना। खैर, आई होप कि अब तो आपको समझ में आ गई होगी ना। तो ये अंडर से मैंने आपको समझाया प्रपोजिशन, और ये आपको टू से समझाया, राइट। बहुत बढ़िया। तो प्रपोजिशन क्या करता है? दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है। देखो यहाँ पर ये नाउन, राम नाउन था, स्कूल भी यहाँ पर नाउन था, तो दो नाउन के बीच का संबंध बता रहा था, राइट। क्योंकि यहाँ पर सोहन नाउन था और यहाँ पर ट्री नाउन था, है ना। तो ट्री के नीचे बैठा हुआ था, तो सोहन और इस ट्री के बीच का संबंध कौन बता रहा था? ये अंडर वर्ड। कि सोहन कहां बैठा हुआ है भाई साहब? ट्री के नीचे, राइट। तो ट्री के नीचे, नीचे कौन सा वर्ड बता रहा है? ये अंडर। समझ रहे हो? चल, नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब्स, राइट। ये बहुत परेशान करके रखती हैं बच्चों को, मतलब इतना ज्यादा परेशान करके रखती है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखना, मेरे को यहां पर देखना, यहां पर सपोज एक होता है जैसे कॉल। ठीक है, अब कॉल मतलब होता है बच्चा आपका बुलाना। कॉल मतलब क्या होता है बच्चा? आपका बुलाना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है?
आप ये ऑन क्या है बच्चा, ये ऑन एक प्रपोजिशन है, मैं बता दूं तो कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाता है, कॉल ऑन का मतलब हो जाता है मिलना। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। अच्छा, तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, मतलब कॉल कॉल ऑफ कर देना, मतलब क्या, मतलब बुला के बंद कर देना, क्या नहीं, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, कैंसिल कर देना, राइट। कॉल ऑन के लिए आप और अच्छे से लिखना तो मिलने जाना लिख सकते हो आप, राइट, मिलने जाना, ऐसे मिलने जाना। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर आप, हाँ। कॉल ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, लो। अब देख रहे हो, तो अंग्रेज कह रहे थे भैया कि आपके पास कोई वर्ब है, जैसे देखो हमारे पास ये कॉल नाम की एक वर्ब थी, राइट। अगर इस वर्ब में आपने कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दी, जैसे देखो हमने यहाँ पर ऑन और ऑफ ऐड कर दी, ओ डबल एफ वाला, ये भी एक प्रेपोजिशन होती है। तो अगर आपके पास कोई वर्ब है और आपने उसमें कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दी है, तो वो इक्वल्स टू में बन जाता है आपका फ्रेजल वर्ब, जिसका कोई और ही मीनिंग निकल रहा होता है। समझ रहे हो, देखो वर्ब का कुछ अलग ही मीनिंग होता है, पर अगर आपने उसमें प्रेपोजिशन ऐड कर दिया तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, जिसका कुछ और ही मीनिंग निकलता है। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ। तो अभी तक तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि अंग्रेज किस बुद्धि के थे ना, मतलब पता नहीं चल रहा था कि लोग करना क्या चाह रहे थे एक्चुअली में। तो अगर आप यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, जस्ट अ सेकंड, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लुक मतलब होता है बच्चा आपका देखना, ठीक है। लुक मतलब होता है, लुक आफ्टर मतलब होता है बच्चा आपका देखभाल करना, ठीक है। लुक अप टू मतलब हो जाता है, देखो अप मतलब होता है ना ऊपर, तो जब आप किसी को बहुत अच्छी दृष्टि से देख रहे होते हैं ना, आइडियल मान रहे होते हैं कि हाँ बताओ हमें इनकी तरह बनना है ना। अच्छा, लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, डाउन मतलब जब आप किसी को नीचे, मतलब आप गिरी हुई दृष्टि से देख रहे होते हैं, गिरा हुआ आदमी, ऐसे वाला, समझ रहे हो। तो लुक अप टू मतलब बहुत आइडियल उच्च दृष्टि से देखना, पर लुक डाउन अपॉन का मतलब बहुत घटिया दृष्टि से देखना ना, कि घटिया व्यक्ति है तुम, जाओ यहाँ से, ऐसा। लुक फॉर मतलब होता है जब आप कोई चीज बच्चा सर्च कर रहे होते हो, राइट, ढूंढना, राइट, सर्च, ढूंढना। लुक आउट मतलब होता है बच्चा चौकस चौकन्ना, सावधान रहना, है ना, सावधान रहना, चौकस चौकन्ना रहना, राइट। तो आई होप आज आपको ये समझ में आया कि एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब्स आती कहां से, है ना। तो जिन बच्चों को नहीं पता था आज उनको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा एक्चुअली में फ्रेजल वर्ब्स यहां से आती हैं क्या। हाँ बच्चा, यहां से आती हैं। चलो ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रेजल वर्ब की कहानी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब कल तक मैंने आपको सिखाया था बच्चा कि जो एडवर्ब्स होती हैं वो आपकी नाउन, प्रोनाउन, है ना, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, इनको पहचानती हैं, राइट। क्योंकि बच्चा कल तक जो था ना, मैंने आपको कंजंक्शन और प्रेपोजिशन नहीं पढ़ाया था, राइट, पर आज मैंने आपको पढ़ा दिया। तो जरा देखो, नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है बच्चा, आपको एडजेक्टिव देता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, मतलब एडजेक्टिव की, है ना, वर्ब की, एडवर्ब की, खुद एडवर्ब की भी, ठीक है, ध्यान रखना, एडजेक्टिव की, वर्ब की, एडवर्ब की, है ना, उसके बाद किसी सेंटेंस की भी, किसी सेंटेंस की भी, ठीक है, और उसके बाद कंजंक्शन की, ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन की, राइट। इन सब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन देता है बच्चा, एडवर्ब देता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको कंजंक्शन और प्रपोजिशन पढ़ा दिए, तो यहां पर जरा देख लो। तो देखो, राम क्या है आपका बच्चा, नाउन है, हाँ सर अपने को पता है। अच्छा, ये कम्स क्या है बच्चा आपकी, ये कम्स बच्चा आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये बच्चा आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई और वर्ब तो हमें नजर आ नहीं रही है, राइट। अच्छा, ये हेयर क्या है, ये हेयर क्या है, ये हेयर किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये हेयर बच्चा आपको इस कम्स वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, राम कम्स हेयर, राइट, राम कम्स हेयर ना, हेयर किसके बारे में बता रहा है, राम यहाँ आता है ना, तो यहाँ क्या करने आता है, यहाँ आता है, कम्स, इस कम्स वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये हेयर वर्ड। तो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, देखो एडवर्ब, तो ये हेयर क्या हो गया आपका, एक एडवर्ब हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, राम कम्स हेयर ओनली, ठीक है, ओनली लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये बिकॉज लिखा हुआ है, राइट, बिकॉज ही नीड्स अ जॉब, राइट, क्योंकि, देखो ये जो क्योंकि लिखा हुआ है ना, बिकॉज, अब ये क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम कम्स हेयर ओनली और ही नीड्स अ जॉब को ये वर्ड कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन ये बिकॉज क्या है आपका, कंजंक्शन है। हाँ सर, इतना तो समझ आया। ही क्या है सर आपका, प्रोनाउन है। नीड्स क्या है सर आपकी, वर्ब है, डायरेक्टली अब लिख दो। ए क्या है आपका सर, आर्टिकल है, और जॉब क्या है सर आपकी, नाउन है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये ओनली यहां पर हमारा सर बच गया, ये ओनली क्या है, राइट, ओनली क्या है, राम कम्स हेयर, राइट, हेयर तो हो गया सर, कम्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये तो एडवर्ब हो गया क्योंकि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओनली क्योंकि राम यहां आता है, केवल क्योंकि उसको एक जॉब चाहिए, केवल किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इस बिकॉज वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कि क्योंकि, केवल, केवल क्योंकि उसे एक जॉब चाहिए, राइट। तो ये बिकॉज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि केवल क्योंकि उसे एक जॉब चाहिए, तो ये ओनली भी अपने आप में एक एडवर्ब बन जाएगी। समझ आई बात, बहुत बढ़िया। दूसरा देखो, ही इज सिटिंग, जस्ट अ सेकंड, अरे
ही इज सिटिंग डायरेक्टली अंडर द ट्री। अच्छा देखो यही क्या है बच्चा आपका, यही आपका प्रोनाउन है। हाँ सर, ये इज क्या है सर, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। सर आपको कैसे पता, क्योंकि मुझे यहाँ सिटिंग नाम की एक मेन वर्ब नजर आ रही है, V1 प्लस ING। अच्छा फिर सर ये ट्री क्या है, सर ये ट्री आपका नाउन है। ये दा क्या है सर, ये दा तो आपका आर्टिकल है। ठीक है सर, ये सर ये अंडर, अंडर क्या है सर, अंडर क्या है, तो अंडर मैंने अभी आपको बताया कि प्रेपोजिशन है आपकी, थोड़ी देर पहले आपको सिखा के आया हूं। क्यों, क्योंकि ये इस ही और इस ट्री के बीच का संबंध बता रहा है कि वह कहां बैठा हुआ है भैया, वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है, नीचे नीचे, किसके, ट्री के नीचे, राइट। तो राम ये ही मतलब उसके और ट्री के बीच का संबंध बता रहा है। तो अंडर क्या होगा, प्रेपोजिशन। ठीक है, पर ये डायरेक्टली क्या है, मतलब ठीक नीचे बैठा हुआ है, ठीक नीचे, तो बैठा है अंडर, नीचे, राइट। अब ठीक नीचे, तो ये अंडर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, कि डायरेक्टली अंडर मतलब ठीक नीचे बैठा हुआ है। तो नीचे के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि ठीक नीचे बैठा हुआ है। तो ये डायरेक्टली वर्ड अपने आप में क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी। क्यों, क्योंकि एक प्रपोजिशन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यस ही कैन डू इट, राइट। अब तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ये सर ही क्या है सर, यहाँ पर प्रोनाउन है। कैन क्या है सर आपकी, या आप इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, या मोडाल भी डायरेक्टली आप बोल सकते हो। डू क्या है सर आपकी वर्ब है। इट क्या है सर आपका, अगेन प्रोनाउन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। डू क्या है सर आपकी मेन वर्ब है यहाँ पर। तो ही कैन डू इट। अब देखो ये यस क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पर यस क्या लिखा हुआ है, यस ही कैन डू इट, राइट। तो अगर आपने जब यस बोल दिया ना, तो आप इस ही कैन डू इट पूरे सेंटेंस को क्लैरिफाई कर दे रहे हो। तो ये यस क्या है, एडवर्ब है एक। देखो पूरे सेंटेंस की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है, एडवर्ब दे सकता है, कि हाँ भाई वो कर सकता है, राइट। जैसे मुझसे किसी ने पूछा ही कैन डू इट, और आपने सिर्फ इतना, मैंने सिर्फ इतना बोला यस, तो आप समझ जाओगे ना कि हाँ वो कर सकता है, राइट। तो यस देखो, ये यस क्या है, अपने आप में एडवर्ब है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर सकता है। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अब आपको मैंने आइडेंटिफाइंग एडवर्ब्स भी सिखाया कंजंक्शन प्रपोजिशन लेकर, राइट। आई होप आप मेरी बात को बहुत आसानी से समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक चीज और बचती है लास्ट हमारी पार्ट ऑफ स्पीच में, इंटरजेक्शन हमारा बचता है। वर्ड्स विच डिपिक्ट सरप्राइज, राइट, एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक वाले जो शब्द होते हैं हमारे, जैसे आप एग्जांपल के लिए लेना चाहो तो जैसे आपका हो गया हुर्रा, है ना, ये वाव आप लिख सकते हो, राइट। जैसे वाव लिख देते हैं बहुत सारे लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, राइट। ऐसे इतने इस मतलब इस टाइप के जितने वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे इंटरजेक्शन बनते हैं, राइट। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एग्जाम में इंटरजेक्शन का कोई काम नहीं है, राइट। सिर्फ जब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ेंगे यानी नरेशन पढ़ेंगे तभी हमें काम आएगा, पार्ट ऑफ स्पीच में हमें इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो इसको छोड़ना है हमें के लिए। देखो यही होता है टीचर से पढ़ने का फायदा, कि टीचर को पता होता है कि आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना, क्या छोड़ना है ना। अगर बच्चे को ये पता चल जाए कि सर मुझे ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, तो 50% समस्या तो आपकी पहले ही खत्म हो जाती है ना। क्योंकि जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे नहीं, क्या नहीं पढ़ना है, उसको ये जरूर पता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है ना। बहुत बढ़िया, तो इंटरजेक्शन नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक बार मैं जल्दी से रिपीट करूंगा, मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया, कंजंक्शन का एक बेसिक रूल दिया कि कंजंक्शन ऑलवेज दो सेम चीजों को जोड़ता है, एग्जांपल देके आपको बहुत डिटेल में समझाया। दूसरा रूल दिया कि कॉमन चीजें बाहर होती हैं, अलग चीजें आपके अंदर आती, कैसे आपको पूरा डिटेलिंग में समझाया। उसके बाद प्रपोजिशन आपको समझाई कि प्रपोजिशंस क्या होती हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच का संबंध बताती हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी नाउन था, 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 है ना। आगे देखना चाहो तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताई कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, कि कोई वर्ब होती है जिसका कुछ अलग ही मतलब होता है, उसमें अगर आपने प्रपोजिशन ऐड कर दिया तो वो बन जाती है फ्रेजल वर्ब जिसका कोई अलग ही मतलब निकलता है, और यही हमारे लिए दुख का कारण बनेगी आगे। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एडवर्ब्स मैंने आपको सिखाया है ना, कैसे आप पहचान सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स को मैंने जितना आपको पढ़ाया था उतना कल तक पढ़ाया था पहचानना, और आज मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया, तो मैंने आपको आज सारा कुछ सिखा दिया ना कि एडवर्ब क्या क्या क्वालिफाई कर सकता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इंटरजेक्शन बताया कि अपने को ये नहीं पढ़ना है। एक चीज और मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है कि देखो ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो देखो ये नाउन है, ये नाउन है, तो यहाँ पर क्या आया था हमारा, देखो ये कंजंक्शन हो गया हमारा, ये हमारी एडवर्ब हो गई, ये हमारी एडवर्ब हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो तो सारा ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा नाउन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चल ये हो गया, चलो। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल हम वर्ब को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच डियर, यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। बस पेशेंस के साथ इन सेशंस को पूरा वॉच करें। आई नो कि बहुत सारे लोगों को ये सेशंस इजी लग सकते हैं, पर ट्रस्ट मी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई हैं जो आपके लिए भी नई है ना। तो प्लीज पेशेंस के साथ इन सेशंस को वॉच करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, राइट, और धीरे धीरे आप इंग्लिश ग्रामर में महारत हासिल कर लेंगे। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।